जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी बूस्टर डोज 7th क्लास के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपके 7वें चैप्टर तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप इस चैप्टर से कुछ बड़े प्रश्नों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये 7वीं सीरीज है अपनी। इस पार्ट से एक नंबर के 2 प्रश्न और एक 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो एक नंबर पर तो हमने पहले ही बहुत काम किया है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। सिद्धिविनायक संग्रिया के नाम पर ही अपना टेलीग्राम चैनल है। और आज हम 3 नंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं, कुछ उनकी बात कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि फुटकर व्यापार सेवा का विश्लेषण कीजिए। तो अब आपको फुटकर व्यापार सेवा क्या है इसके बारे में लिखना है। इस प्रकार से लिखना है भी, ये 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना है कि वे सभी व्यापारिक क्रियाकलाप जो उपभोक्ताओं को, जो इस्तेमाल करने वाला जो आदमी होता है, उपभोक्ताओं को वस्तुओं के सीधे विक्रय से संबंधित होते हैं, वो फुटकर व्यापार सेवा कहलाते हैं। तो एक तो परिभाषा लिख देनी है आपको इसके अंदर भी, फुटकर व्यापार सेवा क्या होती है। और ये सेवा प्रमुख रूप से विक्रय के लिए यानी बेचने के लिए निर्धारित प्रतिष्ठानों, दुकानों और भंडारों में ये चीज मिलती है। फेरी, रेडी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें, इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें हमने यहां लिखी हैं ये भंडार रहित उदाहरण है। फुटकर व्यापार में वृहद स्तर पर यानी बड़े स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले उपभोक्ता है वो सहकारी समुदाय थे, सबसे पहले जो आने वाले थे। तो आप फुटकर व्यापार सेवा में इस प्रकार की बातें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। भी चतुर्थ सेवाएं कौन कौन सी है, क्या है, वो चीजें इस प्रश्न के अंदर आपको लिखनी है। तो आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए, अनुसंधान यानी रिसर्च और विकास पर केंद्रित क्रियाकलाप जो विशिष्टीकृत ज्ञान, एक विशेष ज्ञान, तकनीकी दक्षता और प्रशासनिक क्षमता से संबंधित होते हैं, वो चतुर्थ सेवा कार्य क्रियाकलाप है, वो कहलाते हैं। कार्यालयों, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर यूनिवर्सिटी की कक्षाओं, अस्पतालों और चिकित्सकों के ऑफिस, रंगमंचों, लेखा कार्यों तथा दलाली की फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारी है वो इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित होते हैं। कौन सा अपना जो प्रश्न है वो कौन सा है, चतुर्थ सेवाओं का वर्णन। तो चतुर्थ सेवा में आप इन चीजों के बारे में इतनी बातें लिखनी है आपको। अगला प्यारा प्रश्न है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। अच्छा प्यारा प्रश्न है। तो आप सबसे पहले इस प्रकार से हेडिंग बना सकते हो, चिकित्सा पर्यटन है वो लिख दिया, उसको अंडरलाइन कर दिया और उसी के आगे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है तो इसे चिकित्सा पर्यटन है वो कहा जाता है, मेडिकल टूरिज्म कहा जाता है इसको। और चिकित्सा पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से संबंध चिकित्सा उपचार है जिसमें भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए प्रमुख देश है। तो प्रश्न में प्रमुख देश पूछे तो इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया है, इनके नाम आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंकीय विभाजकों के बारे में आप क्या जानते हैं। विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु सुझाव दीजिए। भी आप अपने सुझाव है वो प्रस्तुत कीजिए। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसके आंसर को आप किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए, सूचना तथा संचार तकनीक तक पहुंच का संबंध अंकीय विभाजक से है। इसके लिए यह निर्णायक है कि विश्व का कोई भी देश कितनी शीघ्रता से यानी जल्दी से अपने नागरिकों को सूचना और संचार तकनीक तक पहुंच और उसके लाभ उपलब्ध करा सकता है। कितनी जल्दी से वो ये सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा सकता है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इस प्रकार
देशों में इस विभाजन के अंतर को अंकीय विभाजक कहा जाता है। विकासशील देशों में अंकीय विभाजक को कम करने हेतु सुझाव पूछा है, तो इस प्रकार आप हेडिंग लगाकर इसको अंडरलाइन भी करना चाहें तो कर दीजिए। महानगरों के समीप के ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। जो बड़े सिटी हैं वहां तो सुविधा मिल जाती है, लेकिन इनके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी आईसीटी है, उस चीज को बढ़ाया जाना चाहिए। यह हम अपनी तरफ से सुझाव दे सकते हैं। अगला प्यारा प्रश्न है कि आधुनिक आर्थिक विकास के अंदर सेवा सेक्टर की सार्थकता और वृद्धि की चर्चा कीजिए। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर का क्या प्रमुख रोल है, क्या सार्थकता है उसकी, कैसे उसे इंक्रीज किया जा सकता है, इसकी बात का प्यारा सा प्रश्न है। आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हो भी आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता एवं वृद्धि। ये लाइन लिख दी, इसको आप अंडरलाइन कर दें, ये आपका पॉइंट बन गया डैश करके। अब आप उत्तर लिखना स्टार्ट कर दें, वहीं से लिखना स्टार्ट कर दें, लाइनें छोड़ने की जरूरत नहीं है। सेवा सेक्टर में व्यापार एवं वाणिज्य के अलावा स्वास्थ्य, कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन, परिवहन, संचार, दूरसंचार, प्रशिक्षण तकनीक और अनुसंधान जैसे सभी क्षेत्र शामिल होते हैं। अब कई बार होता है इनमें से कुछ नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, जितने आपके याद रह जाएंगे, बहुत सी सेवाएं लिखी है, जितनी याद रह जाए क्षेत्र शामिल होते हैं। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 20वीं शताब्दी में, अब क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जब उत्तर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है थ्योरिकल तो हम पेरे बना लेते हैं भी, जैसे हमने इसको यहाँ खत्म कर दिया, 4-5 लाइन भर गई अपनी, 3-4 लाइन, फिर हमने एक नई लाइन से यहाँ से स्टार्ट कर लिया। 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश विकसित देशों तथा कुछ विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण उद्योग की तुलना में सेवा सेक्टर के रोजगार में तीव्र वृद्धि अनुभव की गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से विभिन्न प्रकार की सेवाओं के मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाह्य स्रोतन यानी आउटसोर्सिंग के द्वारा बाहरी एजेंसियों को ठेके पर कार्य दिए जा रहे हैं। आउटसोर्सिंग का ही परिणाम है कि भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल और फिलीपींस जैसे देशों में बड़ी संख्या के अंदर कॉल सेंटर हैं वो खुल गए हैं, जिनसे भारी संख्या में रोजगारों का सृजन हुआ है, यानी लोगों को रोजगार मिला है। इस प्रकार वर्तमान में सेवा सेक्टर में हो रही वृद्धि आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है। तो इनमें से अगर कोई एक आधी बात आप नहीं भी वहां लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये नहीं है भी हमने जितना रट के आए, जितना याद करके आए वो सारा का सारा लिखना जरूरी होता है, ऐसा नहीं, बस मूल बात है वो आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको मैं ये भी बता रहा हूं भी किन चीजों का ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा में, वहां पूरी रटी रटाई बात लिखना कोई जरूरी नहीं होता। अगला प्रश्न है, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। अब परिवहन और संचार सेवाओं को लेकर इसकी सार्थकता को हमें स्पष्ट करना है, बताना है भी इसका क्या रोल है। तो वही सबसे पहले हम हेडिंग बना लेंगे, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। फिर हम इनसे जुड़ी हुई बात लिख देंगे। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की सुविधा को कहा जाता है। तो परिवहन की परिभाषा आपको ये या इसके अलावा भी कोई याद है तो वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। तो आप देखेंगे यहां हमने क्या लिख दिया, परिवहन और संचार की सार्थकता बतानी है, तो पहले हमने परिवहन की परिभाषा लिख दी, फिर हमने संचार की परिभाषा लिख दी, और फिर हम इन दोनों के हिसाब से आगे की बात लिख देंगे। वर्तमान समय में किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास में परिवहन और संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी देश है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास तभी अच्छा होगा जब ये दोनों सेवाएं वहां बहुत अच्छी हो। परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है, बनाया गया एक संगठित सेवा उद्योग है। परिवहन एवं संचार के अभाव में किसी भी देश का पूरा आर्थिक तंत्र है वो ध्वस्त हो सकता है। अगर परिवहन और संचार सेवाएं स्ट्रोंग नहीं है तो फिर हम इकोनॉमिक रूप से ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगे।
ये सेवाएं वस्तु, सूचना और जनसंख्या को गतिशीलता प्रदान करती है और साथ ही आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति भी, सप्लाई भी इन सेवाओं से ही होती है। परिवहन और संचार सेवाओं की उपलब्धता का प्रभाव देश के उत्पादन और राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर भी पड़ता है। तो जितनी अच्छी परिवहन और संचार सेवाएं होगी वो देश उतना ही आर्थिक रूप से स्ट्रोंग होता जाएगा। तो किसी देश के विकास के लिए इन दोनों ही प्रकार की जो सेवाएं हैं इनका बहुत ही बड़ा रोल है वो रहता है। तो ऐसा प्रश्न आ गया, चलो आपके दिमाग से ये चीजें निकल गई, हम उन चीजों पर भी बात कर लें। एक चीज तो ध्यान रखिए, बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। पहले हम कौन से प्रश्न करते हैं जो आपको अच्छे से तैयार होते हैं, उसके अलावा जिनके बारे में थोड़ा कच्चा पक्का आपका दिमाग काम कर रहा है, फिर उन प्रश्नों के आंसर लिखते हैं। अब परिवहन और संचार सेवा की सार्थकता आ गई, आपको ऐसा प्रश्न आ गया और आपके समझ में नहीं आ रहा, तो दो शब्द तो आपको इसमें दिखाई दे ही रहे हैं, परिवहन और संचार, तो उनके बारे में तो लिखिए आप भी, परिवहन क्या होता है, संचार क्या है, फिर आप लिख दीजिए भी इसका फायदा है या नहीं है। तो आप इस प्रकार से भी आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रश्न और, जैसे हमने पहले के सेशन में किया भी प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, उसी प्रकार से द्वितीयक और तृतीयक में पूछा जा सकता है। तृतीयक और चतुर्थक जो क्रियाकलाप है उनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। तो अब हम कर लेते हैं भी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिएगा, द्वितीयक क्रियाकलापों का संबंध मुख्य रूप से विनिर्माण, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग और निर्माण उद्योगों से होता है। वहीं तृतीयक क्रियाकलापों का संबंध व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाओं से होता है। तो ये चीजें तो अपने को वैसे भी ध्यान में होनी ही चाहिए। तो दोनों में कौन कौन से काम किए जाते हैं वो चीजें इसके अंदर लिखनी है, वही इन दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। इस बात को आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं भी, क्योंकि 3 नंबर के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता, उत्पादन तकनीकी, मशीनरी और कारखानों प्रक्रियाओं की अपेक्षा ये क्रियाकलाप कर्मियों की यानी जो काम करने वाले हैं उनकी विशिष्टकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अधिक निर्भर करता है। तो इन दोनों में ये इस चीज का मेन डिफरेंस है। तो ये और अच्छे से क्लियर कर दिया यहाँ पर। उसके बाद है कि तृतीय क्रियाकलापों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है। तो देखिए कई वर्ग हैं जिनके बारे में हम बार बार ऑब्जेक्टिव वालों में भी कर चुके हैं। एक तो है व्यापार और वाणिज्य, जिसमें थोक व्यापार और फुटकर व्यापार आता है। परिवहन की बात करें तो रेल परिवहन, सड़क, जल और वायु परिवहन हो गया। संचार की बात करें तो मूल जो मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह, दूर संचार, अपने रेडियो, दूरदर्शन हो गए। सेवाओं की बात करें तो बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन, ये चीज आ गई। ध्यान रखिए इनमें से छोटा क्वेश्चन भी निकल सकता है भी, तृतीय क्रियाकलापों में सेवाओं में क्या मतलब है, परिवहन से क्या है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। अब जैसे द्वितीयक और तृतीयक में अंतर था, तो अब आ गया चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में अंतर बताइए। तो इसके अंतर की बात करें तो देखिएगा हम 3 तरीके से बात कर लेते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में ज्ञानोमुखी कार्य आते हैं, जबकि पंचम में नवीन विचार और नवीन प्रौद्योगिकी कार्य आते हैं। दूसरा अंतर है कि चतुर्थ कार्य है या क्रियाकलाप है वो अनुसंधान और विकास केंद्रित होते हैं, जबकि पंचम क्रियाकलाप है वो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होते हैं। चतुर्थ कार्यों में शिक्षक, चिकित्सक, लेखाकार, दलाल शामिल होते हैं, जबकि पंचम में नीति निर्माता और उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों में भी आ जाते हैं भी उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले जो कार्य हैं वो किस प्रकार के व्यवसाय में आते हैं, तो पंचम में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे भी हम जब 3 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं तो इनके अंदर से ही छोटे वाले क्वेश्चन भी बन रहे हैं। अगला प्रश्न है कि जाल तंत्र, नोड और योजक में अंतर लिखिए। तो कुल मिला के ये है भी इन तीनों की परिभाषाएं आपको आनी चाहिए, अपने आप ये चीज बन जाती है। आपने मॉडल पेपर में भी देखा होगा बोर्ड द्वारा जो जारी है भी इसमें से एक रिक्त स्थान भी निकाल लिया। तो जब लाइनें आपके सेट है दिमाग में, उसका अर्थ आपको आता है तो 100% आप उसको कर सकते हैं। पहला है जाल तंत्र। क्या होता है, जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती है विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बहुत सी सड़कें हैं जब एक दूसरे से जुड़ जाती है तो हमने कह दिया वो जाल तंत्र बन गया।
नोड की बात करें तो दो अथवा अधिक मार्गों का जो संधि स्थल है, जुड़ाव है, एक उद्गम बिंदु है और एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा है तो वो नोड होता है। योजक की बात करें तो प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है वो योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में कई योजक होते हैं जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। तो जितने ज्यादा योजक होंगे तो इसका मतलब परिवहन की दृष्टि से वहां खूब डेवलपमेंट है वो हुआ है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में याद रखिए थोड़ा। अगला है, एक हमने पहले फुटकर व्यापार के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं थोक व्यापार। अगर ऐसा आ जाए थोक व्यापार की विवेचना कीजिए, थोक व्यापार को अपने शब्दों में समझाइए, तो आप चाहे विशेषताएं पूछ लें एक ही बात है। आप नंबर बना के इस प्रकार से 1 2 3 जैसे मैं यहां बता रहा हूं आप ऐसे लिख सकते हो या सीधा ही आप थ्योरिकल लिख सकते हो। तो यहाँ क्योंकि विशेषताओं की बात है तो हमने एक एक पॉइंट लगा कर लिख लिया ताकि उत्तर और अच्छा हो जाए। इस प्रकार की तकनीक आप किसी भी प्रश्न में इस्तेमाल कर सकते हो, भले ही उसमें पॉइंट नहीं पूछे, आपको लगता है भी यहाँ मैं लाइनों में लिख सकता हूँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो आप लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और सप्लायरों द्वारा होता है और इस व्यापार में फुटकर भंडारों की भूमिका है वो बहुत ही कम होती है। इस व्यापार में श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्माणकर्ताओं से सीधे खरीद कर लेते हैं। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार भी देते हैं। तो ये इसकी जो अपनी थोक व्यापार है उनकी कुछ खास बातें हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्रों में 3 अंतर लिखिए। ऐसे प्रश्न आ सकता है या सिर्फ ऐसे आ सकता है, ग्रामीण विपणन केंद्रों को समझाइए, नगरीय बाजार केंद्रों को समझाइए, आप इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उनको आपको अगर मूल बात आती है तो आप अंतर भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, ग्रामीण विपणन केंद्र और एक तरफ नगरीय बाजार केंद्र। ये डिब्बा बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वहां आपको सिर्फ बस एक बीच की डिवाइडर लाइन खींचनी है बस। इधर ग्रामीण विपणन केंद्र की बात करें तो ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, यानी यहाँ पर उन बस्तियों से जुड़ी हुई चीजें मिल जाती है, और ये नगरीय बस्तियों का पोषण करते हैं। इधर दूसरा है भी, ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं और ये नगरीय व्यापारिक होते हैं, ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। और इधर बात करें ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं हैं वो सुविकसित नहीं होती यहाँ पर, जबकि यहाँ विशिष्ट वस्तुएं और सेवाएं हैं वो उपलब्ध होती है। वही है भी, गाँव में सारी चीजें नहीं मिलती भाई, और सिटी में अपने को हर तरीके की चीजें हैं वो उपलब्ध हो जाती है। मूल बात तो इतनी है, अब हमें उसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करना है। एक बहुत ही प्यारा प्रश्न, बहुत ही सुपर डुपर, परिवहन दूरी को किस प्रकार मापा जाता है? तो ध्यान रखिए, परिवहन दूरी को 3 रूपों में मापा जाता है। पहला है किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की लंबाई। वास्तविक, तो ध्यान रखिए वास्तविक दूरी होती है, किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग की जो लंबाई है वो वास्तविक दूरी होती है जिसे किलोमीटरों में मापा जाता है। दूसरा है समय दूरी, मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय को कहा जाता है। तीसरा आता है लागत दूरी, तो लागत दूरी को यात्रा पर आने वाले लागत यानी खर्च के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत है वो एक निर्णायक जो कारक होता है। ये भी एक अच्छी लाइन बन सकती है भी, किस प्रकार से मापते हैं उनमें इन दोनों का रोल है वो सबसे ज्यादा है भी, कितना टाइम लगता है और कितना अपना खर्चा आता है। दूरी चाहे कितनी हो वो अलग बात होती है, तो इन दोनों का बड़ा ही प्रमुख रोल रहता है। तो बहुत प्यारा प्रश्न है। तो ध्यान रखिए परिवहन दूरी को 3 रूपों में, किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बाह्य स्रोतन के कारण कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं, आउटसोर्सिंग के कारण। इस कथन को स्पष्ट करना है, तो इस बात को समझाना है भी आउटसोर्सिंग के क्या लाभ हैं। तो आउटसोर्सिंग से जुड़ी हुई जो बातें आप अच्छे से बता सकते हो वो लिख दीजिए बस। बाह्य स्रोतन मतलब क्या होता है, किसी काम को ठेके पर देना। बाह्य स्रोतन या इंग्लिश में कहते हैं आउटसोर्सिंग अथवा ठेका देना, दक्षता को सुधारने और लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी को काम सौंपना होता है। और जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार के स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको अपतरण या ऑफशोरिंग भी कहा जाता है। तो ये भी अच्छा प्रश्न निकल सकता है 1 नंबर वालों में भी, अपतरण या ऑफशोरिंग क्या है। जब आउटसोर्सिंग समुद्र पार के स्थानों पर दूसरे देशों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इसको ऑफशोरिंग कहा जाता है। बाह्य स्रोतन उन देशों की ओर किया जाता है जहां जीवन यापन की लागत कम होती है, कुशल श्रमिक सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाते हैं।
बाह्य स्रोतन से भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल, कोस्टारिका, फिलीपींस में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुले हैं। इससे इन देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर हैं वो पैदा हो गए हैं और ये उत्प्रवास वाले देश भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें आप इसमें लिख सकते हो। अगला एक प्यारा प्रश्न है, पर्यटन आकर्षण के प्रमुख कारक समझाइए। ये भी प्यारा प्रश्न है। आकर्षित करने में कारकों की प्रमुख भूमिकाओं की बात करें तो पहला आता है जलवायु की बात आती है, क्लाइमेट की। तो अवकाश यानी छुट्टी का जो टाइम है, अवकाश की अवधि के दौरान पर्यटक प्राय ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं जहां अनुकूल जलवायु दशाएं मिलती है। अब गर्मी के मौसम में हम किस इलाके में जाना पसंद करेंगे? जहां थोड़ा गर्मी से राहत मिले, सीधी सी बात है, छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। तो यूरोप में शीतकालीन अवकाश का आनंद उठाने के लिए अधिकांश पर्यटक भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के उष्ण और धूपदार मौसम से आकर्षित क्षेत्रों में आते हैं। तो यानी गर्म क्षेत्र के लोग कहाँ जाएंगे? ठंडे क्षेत्रों में घूमने, और ठंडे क्षेत्रों के लोग कहाँ जाएंगे? गर्म क्षेत्रों में घूमने जाएंगे। तो एक तो जलवायु का बड़ा रोल रहता है। दूसरा आता है भूदृश्य, यानी जो नेचर की जो कहते हैं कलाकृतियां हैं उनको देखने के लिए। तो आकर्षक पर्वतीय भूदृश्य, झीलें और सागरीय तट जैसे प्राकृतिक जो दृश्य हैं पर्यटकों को प्रमुख रूप से आकर्षित करते हैं, तो ऐसी जगह पर जाते हैं। इतिहास और कला की बात करें तो कुछ लोगों को ऐतिहासिक चीजों में इंटरेस्ट होता है, तो प्राचीन स्मारक, विरासत स्थल, पुरातत्व स्थल, किले, महल, बावड़ियां, आप कुछ भी लिख दीजिए। धार्मिक स्थलों का आकर्षण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। मंदिर, गुरुद्वारे देखने के भी लोग चले जाते हैं। चौथा पॉइंट है, तो कम से कम 3 जरूर आप इनमें अच्छे से कीजिए, वो जिसको आप अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जरूर नहीं जो मैंने यहां लिखा वही उत्तर आप लिखें। चौथा है कि संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था। सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्रों के वे अधिवास जहां पर्यटकों को सस्ती दर पर आवासीय और भोजन सुविधा उपलब्ध हो जाती है, उन क्षेत्रों को भी ये अधिक आकर्षित करते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ रहना खाना पीना सस्ता हो वो भी एक फर्क पड़ता है, ताकि कम खर्चे में हम अपना इंजॉयमेंट है वो करके आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, ये भी अलग से पूछा जा सकता है 1 नंबर वालों में। गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग इसके उदाहरण हैं। तो गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकरे और कुर्ग है, जहां पर आसानी से मकान मिल जाते हैं, भोजन की सुविधा मिल जाती है और खर्चा भी कम आता है। तो इसलिए इस ऐसे क्षेत्रों में लोग घूमने ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ये प्रश्न घूम फिर के कैसे भी आ जाएं, लेकिन अगर मेडिकल टूरिज्म का प्रश्न होगा तो उसमें आंसर यही रहेगा। पहला है भी हम क्या प्रयास कर सकते हैं? भारत में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। विशेष रूप से दर्शनीय जो प्राकृतिक स्थलों पर बड़े अस्पतालों का निर्माण किया जाए, यानी आदमी घूमने भी आ जाए, जिसका इलाज कराना है वो तो हॉस्पिटल में रहे, साथ वाले घूम भी ले। तो ये तो जहां प्राकृतिक स्थल है देखने के लिए, पर्यटन की दृष्टि से जो अच्छा क्षेत्र है, वहां पर हम हॉस्पिटल की सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं, अच्छे बड़े हॉस्पिटल। दूसरा है, हमारे चिकित्सकों को अत्यधिक आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि देशी विदेशी पर्यटक है वो आकर्षित हो सके। हमें देश के साथ साथ विदेशों में भी हमारी चिकित्सा पर्यटन की सुविधाओं का प्रचार प्रसार भी करना होगा, ताकि लोगों को पता चले भी यहाँ पर क्या सुविधाएं मिलती है। और भारत को अपनी चिकित्सा सुविधाओं की गुणवत्ता में वृद्धि के प्रयास है वो भी करने होंगे। 5वां आता है कि चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जल, विद्युत, सड़कें, संचार, परिवहन, इनका विकास और विस्तार भी करना होगा। आदमी इंडिया आ तो गया, अब वहां उस जिस जगह जाना चाह रहा है वहां जाने के लिए अच्छी परिवहन की सुविधा नहीं है, संचार, वहां इंटरनेट ही नहीं है, तो वो क्यों जाएगा वहां? कहेगा यार आप घर वालों से तो बात ही नहीं होगी। और हमें चिकित्सकों और अन्य सहायक कर्मियों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने सुझाव है वो इसमें दे सकते हो। 3 नंबर का हो तो ये 5-6 पॉइंट आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पर क्लिक करेंगे और बाद में अगर फाइल के अंदर जाएंगे तो एक साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा भी यहाँ भी उनको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर किसी को कोई लाभ मिल जाए तो अच्छी बात है। बस आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें किस प्रकार से आंसर लिखने होते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें
आपको उपलब्ध रहें। बस ज़रूरत है बार बार अभ्यास की। चलिएगा, जल्द ही फिर मिलेंगे। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कमेंट बॉक्स में। तब तक जय हिंद, जय भारत।